पहली स्ट्राइक। रूसी लैंडिंग जहाजों सहित कई चीजें रात भर चले एक बड़े अभियान में नष्ट हुईं, जिससे रूसी नाविक PTSD से परेशान हैं। दूसरी स्ट्राइक में काला सागर क्षेत्र की रूस की एकमात्र तेल रिफाइनरी और निर्यात केंद्र जल उठता है, क्योंकि यूक्रेन बार बार क्रीमिया में रूस के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है। जहां तक तीसरी स्ट्राइक की बात है, वो शायद क्रीमिया में रूसी शासन का पूरी तरह से अंत हो सकता है। रूसी नाविक और भावी नाविक काला सागर की पुनः प्राप्ति शुरू होते ही प्रायद्वीप से ऐसे भाग रहे हैं जैसे डूबते जहाज से चूहे। 20 अप्रैल को खबर आई कि यूक्रेन की एक गुप्त इकाई ने अधिकृत क्रीमिया में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय यानी HUR का हिस्सा गुप्त घोस्ट्स यूनिट ने पिछली रात सेवस्तोपोल खाड़ी को काला सागर बेड़े के लिए नर्क बना दिया था, क्योंकि ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला ने पुतिन के बेड़े के 2 और जहाजों को निष्क्रिय कर दिया। इस बार निशाने पर रूसी मिसाइल वाहक या इसी तरह के युद्धपोत नहीं थे। यूक्रेन ने कई जहाज नष्ट किए हैं और रूस अपने शेष जहाजों को क्रीमिया से दूर रख रहा है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल वही तैनात हैं। घोस्ट ने 2 रूसी लैंडिंग जहाजों को निशाना बनाया, जिनसे पुतिन क्रीमिया से यूक्रेनी मुख्य भूमि तक सामान व सैनिक भेज रहे हैं। प्रोजेक्ट 775 यमल उन लक्ष्यों में से एक था। 1988 में बना ये जहाज, जो सोवियत युग के उपकरणों में से एक है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए उपयुक्त समझा है, 500 टन माल ले जाने में सक्षम है। उस माल में सैनिक और वाहन भी हो सकते हैं। दूसरा जहाज प्रोजेक्ट 1171 निकोलाई फिलचेंकोव था, जो पहले से भी पुराना है। 1975 में बना ये लैंडिंग शिप 1000 टन क्षमता वाला है और उभयचर अभियानों व हमलों में इस्तेमाल हो सकता है। आप जानते हैं, अगर रूस काला सागर से ऐसा कुछ लॉन्च करने में सक्षम होता। दोनों जहाज बंदरगाह में थे जब घोस्ट ने हमला किया। अब HUR का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। रूस जिन जहाज़ों का इस्तेमाल अपनी सेना को मुख्य भूमि पर आपूर्ति करने के लिए कर रहा था, उन्हें नष्ट करने से संतुष्ट नहीं होकर घोस्ट क्रीमिया के और भीतर तक चले गए। रूसी लैंडिंग क्राफ्ट को नष्ट करने के अलावा घोस्ट ने रूसी पॉडलेट के एक रडार सिस्टम पर भी सीधा प्रहार किया। 10 से 300 किलोमीटर या 6.2 से 186 मील रेंज में पॉडलेट एक साथ 200 लक्ष्य ट्रैक कर सकता है और आने वाले प्रोजेक्टाइलों की गति के साथ तालमेल बिठा सकता है। 4400 किमील घंटा या 2200 मील घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलता है। रूस को ऐसे सिस्टम्स की जरूरत है। ये आने वाले ड्रोन और मिसाइलों की अग्रिम चेतावनी देते हैं, जो सिद्धांत रूप में रूस को अपनी वायु रक्षा को व्यवस्थित करने की अनुमति देते हैं, ताकि वह आने वाले खतरे को जमीन पर पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म कर सके। 19 अप्रैल की रात ऐसा नहीं हुआ। पॉडलिक के एक उसी तरह के खतरे से नष्ट हो गया जिसे उसे पहचानना था, और ये विफलता, चाहे वह पोडलिक के एक की हो या उन वायु रक्षा प्रणालियों की जो रूसी रडार द्वारा खतरा पहचानने पर सक्रिय होनी चाहिए थी, ने पुतिन को अभी अभी $5 मिलियन का नुकसान करा दिया है। आप इसमें उन 2 लैंडिंग जहाजों के लिए $10 मिलियन और जोड़ सकते हैं, जिन्हें घोस्ट ने बेकार किया। और अगर आप यूक्रेन के हालिया क्रीमिया हमले की सफलता को लेकर संदेह में हैं, तो HUR एक कदम आगे है। उसने सिर्फ यह नहीं बताया कि उसने क्या किया, बल्कि उसके पास इसे साबित करने के लिए फुटेज भी है। टेलीग्राम पर बयान के साथ प्रकाशित फुटेज में दिखाया गया कि क्रीमिया में धमाका करने वाले घोस्ट्स के कारनामे यूक्रेन के कई ड्रोन द्वारा कैद किए गए हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो के पहले 25 सेकंड के भीतर हम देखते हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन रूस के एक लैंडिंग शिप पर तेजी से बढ़ता है और फिर सीधा प्रहार करता है। ड्रोन जैसे ही विस्फोटक गिराता है, दृश्य तुरंत गायब हो जाता है। फिर दूसरा ड्रोन, दूसरा जहाज, और वही परिणाम होता है। इस फुटेज में रूस की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल या गोलियां चलाते नहीं दिखती। ऐसा लगता है भूतों को रूस के जहाजों पर सीधा हमला करने का मौका मिल गया है, जिससे लगता है पुतिन के पास क्रीमिया की रक्षा के लिए जरूरी उपकरण नहीं है। जैसा कि सामने आया है, वो सीधा निशाना यूक्रेन द्वारा किए गए कड़े परिश्रम का नतीजा है, और यही रूस के लिए समस्या बन गया है। कब्जे वाले क्रीमिया में यूक्रेन का हालिया हमला रूस द्वारा प्रायद्वीप पर खड़ी की गई रक्षा को तोड़ती आ रही क्षरणकारी मुहिम को उजागर किया है। कीव पोस्ट के अनुसार क्रीमिया रूस के काला सागर बेड़े के लिए हमेशा एक अहम लॉजिस्टिक्स और नौसैनिक केंद्र रहा है।
चाहे यूक्रेन पर आक्रमण के समय हो या 2014 में अवैध विलय के बाद के 8 वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकांश हिस्सा अब भी क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है, भले ही रूस ने उस पर कब्जा कर रखा है और प्रायद्वीप के भविष्य पर एक जनमत संग्रह कराया गया था जो लगभग निश्चित रूप से अवैध था। अब यूक्रेन क्रीमिया की स्थायी मुक्ति पर काम कर रहा है। हमारे साथ बने रहे क्योंकि इस वीडियो में आगे हम यूक्रेन के क्रीमिया अभियान के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले 19 अप्रैल को यूक्रेन ने काला सागर में रूस की मौजूदगी पर वार करना जारी रखा। जहां जहाज जल रहे थे और रडार सिस्टम्स की हकीकत उजागर हो गई थी, वहीं क्रीमिया के बाहर हालात और बिगड़ गए। एक और तेल केंद्र पर हमला हुआ जिसे यूक्रेन पहले भी निशाना बना चुका है। 20 अप्रैल की रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेन ने रूसी तेल के खिलाफ अभियान बढ़ाया और अपने ड्रोन तुआप्सी रिफाइनरी व निर्यात केंद्र भेजे। रूस का काला सागर का एकमात्र निर्यात केंद्र तुआप्सी है जो क्रीमिया में नहीं है। ये रूस के क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र में है, क्रीमिया के पूर्व में, जहां नोवोरोसिस्क बंदरगाह है, और रूस ने काला सागर बेड़े का अधिकांश हिस्सा सेवास्तोपोल से हटाकर तैनात किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दूसरे हमले की पुष्टि की और टेलीग्राम पर रूस की अहम रिफाइनरी व निर्यात केंद्र पर घने धुएं और आग की तस्वीरें साझा की। क्रास्नोदार क्षेत्र की तुआप्सी तेल रिफाइनरी पर फिर हमला हुआ। भंडारण टैंक परिसर पर हमला दर्ज हुआ और संयंत्र में आग लग गई, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की। इसमें एक और बात जोड़ी गई है कि यूक्रेन के ड्रोन ने कब्जे वाले क्रीमिया के तेल डिपो पर हमला किया, जिस पर कम रिपोर्टिंग हुई। फार्डिस्का तेल डिपो अब उतनी ही तेजी से जल रहा है जितना कि वह रिफाइनरी जिसने संभवतः वहां संग्रहित तेल प्रदान किया था, और दोनों हमलों ने मिलकर यूक्रेन के मुख्य भूभाग में तैनात सैनिकों तक ईंधन पहुंचाना कहीं अधिक कठिन बना दिया है। यूनाइटेड 24 मीडिया से और जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि वहां के लोग पहले ही फोटो, वीडियो और रिपोर्ट एस्ट्रा जैसे स्वतंत्र मीडिया को भेज रहे हैं। इन सभी रिपोर्ट्स में कहानी एक जैसी है, भीषण आग, घना धुआं। तुआप्सी में कई ईंधन भंडारण टैंक जल रहे हैं जो एक बड़े ड्रोन हमले के बाद हुआ, जिसके लिए रूस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तुआप्सी में आग फैल रही है। इस सुविधा के 10 तक भंडारण टैंक उस आग से प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक रिफाइनरी भी शामिल है जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 12 मिलियन टन तेल की है। यह स्थल यूरो 5 मानक डीजल उत्पादन के कारण तुआप्सी को रूस का मुख्य काला सागर तेल निर्यात केंद्र बनाता है। यहाँ ईंधन तेल, विमानन ईंधन, पेट्रोल और अन्य तेल उत्पाद बनते हैं जिनकी मुख्य भूभाग में रूस की सेना को यूक्रेन की चौकियों पर हमलों के लिए जरूरत होती है। संक्षेप में, तुआप्सी रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन ये बात अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि पुतिन द्वारा 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से उसने इस सुविधा पर 9 बार हमला किया है। उन हमलों में से एक रिफाइनरी पर ताज़ा हमले से कुछ दिन पहले हुआ था। 19 अप्रैल कोई अनोखी घटना नहीं थी, यह यूक्रेनी दोहरे हमले का हिस्सा थी। और यही वो चीज़ है जिसे हम यहाँ द मिलिट्री शो पर कवर करते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियाँ नहीं। अगर आपको हमसे वैसी जानकारी मिल रही है जैसी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब रूस 19 अप्रैल के तुआप्सा हमले पर बहुत नाराज होगा। 3 दिन पहले वह इसी सुविधा पर यूक्रेनी हमले से निपट रहा था। हमले में ईंधन टैंक जल गए और कई बड़े विस्फोट हुए, जिससे क्रास्नोडार हवाई अड्डे को अस्थायी उड़ान प्रतिबंध लगाना पड़ा। कीव पोस्ट का खुलासा है कि इस शुरुआती हमले ने इतनी बड़ी आग लगा दी थी कि उसे बुझाने के लिए 150 से ज्यादा दमकल कर्मियों और अन्य आपातकालीन कर्मचारियों की जरूरत पड़ी। 19 अप्रैल को दमकल कर्मियों के चेहरे के भाव देखने लायक रहे होंगे। जैसे ही उन्हें लगा कि उन्होंने यूक्रेन द्वारा लगाई गई आग पर काबू पा लिया है, ऊपर मंडराते ड्रोन की भनभनाहट ने दिखा दिया कि उन्हें ये सब फिर से करना पड़ेगा। तुआप्सी पर यूक्रेन बार बार हमला करता है ताकि पुतिन को संदेश मिले कि काला सागर तेल निर्यात केंद्र अब इस्तेमाल लायक नहीं रहा। तुआप्सी हमले से दिखता है कि यूक्रेन अब रूस को काला सागर से बाहर करने और उसके तेल क्षेत्र पर दबाव बढ़ाने की दोहरी रणनीति को और गहरा कर रहा है। यूक्रेन का ड्रोन तुआप्सी पहुंचने के लिए क्रीमिया के ऊपर या आसपास से ही गुजरता है। इसे टाला नहीं जा सकता। जो होना चाहिए
वो ये है कि रूस की रडार प्रणाली उन ड्रोन को पकड़ ले और उसके बाद वायु रक्षा प्रणाली उन्हें आसमान में ही मार गिराए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यूक्रेन के ड्रोन न सिर्फ क्रीमिया पर हमला कर रहे हैं, बल्कि उसके पास से भी उड़कर निकल रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि पुतिन की प्रायद्वीपीय रक्षा में कुछ बड़ी खामियां आ रही हैं। यूक्रेन कई महीनों से रूसी तेल पर हमला कर रहा है। मार्च के अंत से यूक्रेन ने हमले तेज किए। शायद अमेरिका द्वारा रूसी तेल निर्यात पर प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के कारण, जो होर्मुज जलडमरू मध्य में उथल पुथल के चलते हुआ। यूक्रेन ने उन प्रतिबंधों में आई रुकावट का जवाब कई हफ्तों तक ऐसे हमलों से दिया है जिनसे रूसी तेल निर्यात केंद्र और रिफाइनरियां जलती रही हैं। इसका दोहरा उद्देश्य है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख किरिलो बुदानोव के अनुसार यूक्रेन हमलों से दिखाना चाहता है कि शांति वार्ता के समय भी उसके पास कई विकल्प हैं। रूस दिखाना चाहता है कि यूक्रेन कमजोर हो गया है। ये तब मुश्किल होता है जब आपके जहाज डूबे, रडार नष्ट हो और तेल अवसंरचना यूक्रेनी ड्रोन हमलों से जल रही हो। यूक्रेन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पैदा हुए तेल की कीमतों के झटकों के बाद रूस को उतना मुनाफा न हो जितना पुतिन चाहते हैं। रूस को अभी तेल से बहुत पैसा कमाना चाहिए था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के कारण रूसी यूरल्स कच्चा तेल कुछ हफ्ते पहले प्रति बैरल $100 के खतरनाक करीब कीमतों पर बिक रहा था। टुअप्सी में हुए हमले यूक्रेन के लिए सफल रहे। यूक्रेन की नई आवाज के मुताबिक रूस के जलते तेल टर्मिनल और रिफाइनरियां उसे रोज $100 मिलियन का नुकसान कर रही हैं। ये सारी आमदनी वही है जिसे पुतिन टैक्स के रूप में वसूलने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि वे अपनी युद्ध मशीन के लिए और पैसा जुटा सकें। अब रूस को हर महीने $3 बिलियन के तेल राजस्व की भारी कमी झेलनी पड़ रही है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक यूक्रेन हाल के हमलों का स्तर बनाए रखता है। अब वापस क्रीमिया और काला सागर पर आते हैं। 19 अप्रैल को हुआ सब कुछ यूक्रेन के बड़े अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद क्रीमियन प्रायद्वीप से कब्जा हटवाना था। यूक्रेन जानता है कि वो प्रायद्वीप पर जमीन से पलटवार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उसकी सेना तंग रास्तों में फंस सकती है और तोप या हवाई हमले का शिकार हो सकती है। यूक्रेन लंबी रणनीति अपना रहा है। रूस के क्रीमिया और काला सागर की रक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करके यूक्रेन क्रीमियाई प्रायद्वीप को रूस के उन लोगों के लिए असहनीय बना रहा है जो किसी तरह कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए हैं। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी लोगों और सैनिकों का क्रीमिया के प्रति व्यवहार में दिलचस्प बदलाव आया है। युद्ध के शुरुआती वर्षों में क्रीमिया को एक तरह से सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, कम से कम यूक्रेन के मुख्य भूभाग की तुलना में, जहां युद्ध का अधिकांश हिस्सा चल रहा था। तब प्रायद्वीप यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन की पहुंच से बाहर था, लेकिन ये हथियार काले सागर में असर दिखा रहे थे। आखिर हमने देखा कि वे क्रीमिया में क्या कर सकते हैं। जनवरी 2024 में भी बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्ट किया कि रूसी सैनिकों की पूरी पलटनें मोर्चा छोड़कर क्रीमिया भागने की कोशिश कर रहे थे। औसत रूसी नागरिक की नजर में क्रीमिया सुरक्षित था। अब ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 साल में क्रीमिया, जहां लोग शरण लेने आते थे, अब वहीं से रूसी लोग भाग रहे हैं। अप्रैल 2025 में आरबीसी यूक्रेन की रिपोर्ट में सामने आया कि यूक्रेनी समूह आर्टेस ने पाया कि रूसी अधिकारी और उनके परिवार कब्जाए प्रायद्वीप से बड़ी संख्या में भाग रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट के वरिष्ठ अधिकारी घबराए हुए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि क्रीमिया के आम सैनिकों को बलि चढ़ा दिया गया। रूसी सेना में वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़ सभी की छुट्टियां रद्द थीं और सड़कों पर गश्ती दल भगोड़ों व संभावित तोड़फोड़ करने वालों पर नजर रखते थे। जो पहले सुरक्षित था, अब खतरे में है। यह बदलाव क्रीमिया में कब्जा जमाए बलों के खिलाफ यूक्रेन के अभियान का परिणाम है। अगर जमीनी हमला संभव न हो तो यूक्रेन क्रीमिया में पुतिन की रक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह तबाह करेगा, और इस प्रक्रिया में ये प्रायद्वीप पर रहने वाले लोगों को, चाहे वे रूसी सैनिक हो या आम नागरिक, ये दिखा देगा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। 2 लैंडिंग जहाजों के तबाह होने के बाद आघात उत्तर तनाव विकार झेलने वाले नाविक तो बस शुरुआत है। ओह, और रूस हालात को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। क्राइमिया से बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है, क्योंकि रूस जल्द ही यूक्रेन द्वारा पैदा की गई परेशानियों में और इजाफा कर सकता है, जब वह क्राइमिया में रहने वालों पर जबरन भर्ती थोप सकता है। ये यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो पलेटिनचुक ने कहा।
23 मार्च को TSN इंग्लिश से उन्होंने कहा कि रूस की दक्षिणी रक्षा सेनाएं 1 अप्रैल से यूक्रेन के खिलाफ जबरन भर्ती किए गए क्राइमियाई लोगों को युद्ध में भेजेंगी। पलेटिनचुक ने कहा, इसमें कुछ नया नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में सैकड़ों क्राइमियाई लोग पहले ही हताहत हो चुके हैं। जहां तक सीधे जबरन भर्ती की बात है तो यह पूरी तरह से अपेक्षित है। अगर यह पहले से ही कब्जे वाले जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों में हो रहा है तो फिर यह क्रीमिया में क्यों नहीं हो सकता। पलेटिनचुक आगे कहते हैं, आइए स्पष्ट समझे, यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस के लिए सुरक्षित जगह से खतरे के क्षेत्र में बदल दिया है। अब पुतिन उन लोगों पर जबरन भर्ती थोककर दाव और बढ़ा रहे हैं जो रूस से आकर क्रीमियन प्रायद्वीप पर क्रेमलिन की अवैध पकड़ मजबूत करने में मदद करने के लिए बसे थे। पुतिन को क्या लगता है कि इसका नतीजा क्या होगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा जब सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि और लोग भी क्रीमिया से जितना दूर जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। नागरिक और रिजर्विस्ट वहां से भागना चाहेंगे। जो नहीं भागेंगे वे यूक्रेन मोर्चे पर पहुंचकर निश्चित रूप से मारे जाएंगे। हम जो बात यहाँ कह रहे हैं वह सीधी है। जब क्रीमिया में कम रूसी होंगे तो पुतिन की इस प्रायद्वीप पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। यूक्रेन इस तथ्य का फायदा उठाकर क्रीमिया को यूक्रेन युद्ध के भीतर एक ग्रे जोन में बदल रहा है। जो चीज रूस के लिए ताकत का स्रोत बननी थी वो अब पुतिन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बन गई है। एक रणनीतिक बोझ जो यूक्रेन की नई पीढ़ी के ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच में है और जिसे बार बार निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेनी हमलों से रूसी मुख्य भूमि से क्रीमिया को जोड़ने वाला केर्च पुल असुरक्षित साबित हुआ है। काला सागर बेड़ा काला सागर में लगभग निष्क्रिय है। रूस की वायु रक्षा, तेल और सैन्य ठिकाने हर हफ्ते क्रीमिया में नष्ट हो रहे हैं। जो रूस के दक्षिणी अभियानों का मुख्यालय था अब पुतिन के संसाधनों पर बोझ है। न्यू ईस्टर्न यूरोप के मुताबिक रूस के करीब 1,50,000 सैनिक क्रीमिया में हैं। वे जमीनी हमले का इंतजार कर रहे हैं जो यूक्रेन से नहीं होगा और मुख्य भूमि भी नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन उनके जहाज नष्ट कर रहा है। वे अब बेकार हो गए हैं। एक रक्षात्मक जमीनी सेना जो ड्रोन और मिसाइलों के सामने खड़ी है जिन्हें वे रोक नहीं सकते। अब रूस क्रीमिया में एक दुविधा का सामना कर रहा है। उसके पास प्रायद्वीप पर बचाव के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रक्षा के लिए जरूरी संसाधन पर्याप्त नहीं है। यूक्रेन ने वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया है जिससे ऐसे सुरक्षित हवाई रास्ते बन गए हैं जो 19 अप्रैल को हुए हमलों जैसी कार्रवाइयों के लिए जरूरी थे। अगर रूस क्रीमिया में और रक्षा प्रणाली भेजता है तो इससे उसकी मुख्य भूमि पर तैनात सेनाएं कमजोर हो जाती है। अगर वो रक्षा प्रणालियां यूक्रेन में रखता है तो हर ड्रोन हमले से क्रीमिया असुरक्षित होता है। काला सागर में यूक्रेन की रणनीति की यही प्रतिभा है। सैनिक न भेजकर उसने पुतिन की क्रीमिया और काला सागर पर पकड़ कमजोर कर दी। मुक्ति सिर्फ सैनिकों द्वारा रक्षा पंक्तियों को तोड़ने से ही नहीं बल्कि लगातार अभियान से भी मिल सकती है जो पहले कब्जा करने वालों को बाहर निकाल देता है। यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों ने काला सागर बेड़े का बड़ा हिस्सा उसके नाम वाले जल क्षेत्र से बाहर कर दिया है। क्रीमिया में बंदरगाहों, सैन्य ठिकानों पर हर हमला और रूस की मुख्य भूमि से दिखने वाली तेल की आग एक संदेश देती है, मौका है तो निकल जाओ, यूक्रेन नहीं रुकेगा। जैसे जैसे जबरन भर्ती का खतरा मंडरा रहा है पुतिन को जल्द ही यह पता चल सकता है कि उससे कहीं ज्यादा रूसी लोग इस संदेश को गंभीरता से लेने लगेंगे जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। यूक्रेन का कब्जा मुक्त कराने का मकसद क्रीमिया तक सीमित नहीं है। मुख्य भूमि खासकर दक्षिण में यूक्रेन पारंपरिक तरीके से अपना क्षेत्र आजाद करा रहा है। यूक्रेन की सक्रिय रक्षा रणनीति के असर दिखने लगे हैं और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय बढ़त हासिल हो रही है। ड्रोन क्रीमिया को आजाद कर रहे हैं जबकि मुख्य भूमि यूक्रेन में सैनिक, ड्रोन और बहुत कुछ मिलकर इलाके पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं, जैसा आप आरवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि रूस के खिलाफ यूक्रेन की हालिया जीतों पर हमारा कोई भी विश्लेषण न चूके। देखने के लिए धन्यवाद।